Hello everyone. In last video I discussed about basic characteristics of phylum Arthropoda. Now in this second video of phylum Arthropoda we will discuss some examples. The very first example, the picture you are showing here is of scorpion. This is scorpion. This. In case of scorpion, last abdominal segment is modified into poison claw. This is poison claw. Last abdominal segment is modified into poison claw, and zoological name for scorpion is Pelamenus. Moving on to next example, that is butterfly. Butterfly is an insect. Scorpion is not an insect. It belong to different class. Butterfly belong to class Insecta. In case of butterfly, wings are brightly colored and butterfly is active during day. बटरफ्लाई के जैसा ही एक और इंसेक्ट है जो डल कलर्ड का होता है. यू माइट हैव ऑब्जर्व दिस इंसेक्ट इन द नाइट अराउंड द बल्ब. लाइट के आसपास, स्पेशली रेनी सीजन में ये बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं. और इनमें क्या है कि इनकी जो बॉडी है वो डल कलर्ड है, और जब ये बैठेंगे तो ऐसे दिखाई देंगे जैसे आपको पिक्चर में बटरफ्लाई दिखाई दे रही है. ध्यान रहे, इस पिक्चर में बटरफ्लाई इज नॉट सिटिंग, इट्स जस्ट फ्लाइंग. जब बटरफ्लाई बैठेगी तो ये अपनी विंग्स को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फोल्ड कर लेती है, ऐसे कि जैसे हम अपने हाथ को नमस्ते करते वक्त फोल्ड करते हैं, तो इसी तरीके से दोनों की दोनों जो विंग्स है इसकी वो वर्टिकली अपवर्ड फोल्ड हो जाती हैं. तो ये तरीका है पहचानने का कि कौन बटरफ्लाई है कौन मोथ. आउटलाइन में देखेंगे बोथ आर वेरी मच सिमिलर, बट जो बटरफ्लाई है दैट इज़ ब्यूटीफुल कलर्ड, डे के टाइम एक्टिव होगी, कहेंगे डायर्नल. मोथ रात के टाइम एक्टिव है, बोलेंगे नॉक्टर्नल. और मोथ डल कलर्ड होती है. और सिटिंग पोस्चर जो है बटरफ्लाई का, जब सिट करेगी इट्स विंग्स आर फोल्डेड वर्टिकली अपवर्ड, जबकि मोथ जो है इट विल जो है एक्सपेंड इट्स विंग हॉरिजॉन्टली ऑन द सरफेस, ऐसे फैला कर बैठती है. Next insect is ladybird beetle. Ladybird beetle is one more insect which is used to control aphids. Aphids क्या है? जस्ट ये देखो, अभी फिर हम ladybird beetle पे आते हैं. एफिड्स वो इंसेक्ट्स हैं जो प्लांट को खाते रहते हैं. दे डैमेज प्लांट्स बाय ईटिंग. इनके लिए कॉमन वर्ड हम यूज करेंगे इस तरह के इंसेक्ट्स के लिए, पेस्ट. पेस्ट मीन्स group of insects which damage plants by eating. They do not cause any disease. जैसे कुछ insects ऐसे हैं जो प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं, they are parasites. पेस्ट जो हैं वो डिजीज कॉज नहीं करेंगे, लेकिन वो प्लांट्स को क्या करेंगे? डैमेज. सो पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? लेडी बर्ड बीटल. जो लेडी बर्ड बीटल्स हैं दे आर यूज टू कंट्रोल एफिड्स. सो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट है. जैसे हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं टू किल द इंसेक्ट्स, तो मॉडर्न अप्रोच है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, देसी खेती जिसको हम कहेंगे, उसमें हमारी अप्रोच क्या है कि लेडी बर्ड बीटल को हम यूज करेंगे फॉर कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन ऑफ पेस्ट, बिकॉज ये इन्हें खा जाएगी. ये जो पिक्चर है दैट इज ऑफ लैक इंसेक्ट. एग्जाम्पल इज गिवन इन योर बुक, फोटोग्राफ नहीं है. लेसिफर. लेसिफर इज लैक इंसेक्ट, वो इंसेक्ट जिससे हमें लाख मिलता है. ड्रोसोफिला. ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई. दिस इज अगेन एन इंसेक्ट. इट वॉज एक्सपेरिमेंटल मटीरियल ऑफ साइंटिस्ट मॉर्गन. मॉर्गन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने जेनेटिक्स पे बहुत काम किया है. जैसे आपने सुना होगा ग्रीगर जॉन मेंडल जिन्होंने पी प्लांट पर वर्क किया है, इसी तरह मॉर्गन साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल कौन था? ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई. दिस इज ड्रैगन फ्लाई. यू माइट हैव सीन दिस. ड्रैगन फ्लाई इज एन इंसेक्ट. सो ड्रैगन फ्लाई, ड्रोसोफिला, लैक इंसेक्ट्स एंड लेडी बर्ड बीटर, बटरफ्लाई, मोथ्स, ये सब क्या हैं? इंसेक्ट्स. इनके अलावा एंट. एंट का मतलब होता है चींटी. वास्प. वास्प अलग अलग तरह के होते हैं, येलो कलर के, ततैया जिसको हम कहते हैं, ब्राउन ब्लैक कलर के होते हैं वास्प. ये भी क्या हैं? इंसेक्ट्स हैं. हाउस फ्लाई, हनी बी, ऑल दीज आर इंसेक्ट्स.
Moving on to next example, this is the first picture is of locusta. दिस इज लोकस्टा. ग्रास ओपर के जैसा मिलता जुलता एनिमल है. ग्रास ओपर ग्रीन कलर का होता है. सो दिस इज लोकस्टा. कॉमन नेम इज लोकस्ट. और इसके लिए मैंने क्या लिखा है? ग्रिगेरियस पेस्ट. ग्रिगेरियस मीन्स ऑर्गेनिज्म विच लिव इन ग्रुप. जो ग्रुप में रहते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? ग्रिगेरियस. अगेन पेस्ट, वो इंसेक्ट जो फसल को डैमेज करते हैं, क्योंकि ये ग्रुप में रहते हैं, उनका ग्रुप भी बहुत बड़ा होता है, तो बहुत बड़े एरिया की क्रॉप को कुछ मिनटों में ही चट कर जाते हैं, खा जाते हैं. सो दे आर एनिमी ऑफ द क्रॉप. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, लिमुलस. लिमुलस और किंग क्रैब और हॉर्स-शू क्रैब. Limulus is zoological name, king crab is common name and horseshoe crab is also common name. इसके लिए हम कह रहे हैं लिविंग फॉसिल्स. फॉसिल्स क्या होते हैं? प्लांट्स, एनिमल्स के अवशेष. वो एनिमल जो कई हजारों लाखों साल पहले इस धरती पर थे, अब नहीं हैं, और उनके अवशेष हमें रॉक्स से या दूसरे डिफरेंट एरियाज से मिले हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? फॉसिल्स. फॉसिल्स का मतलब प्रिमिटिव लाइफ जो अब नहीं है. अब लिविंग फॉसिल मतलब प्रिमिटिव लाइफ जो अब भी है, उसको हम क्या कहेंगे? लिविंग फॉसिल्स. प्रिमिटिव लाइफ विच इज प्रेजेंट टुडे. लिमुलस को हम लिविंग फॉसिल्स कह रहे हैं बिकॉज इट इवोल्ड मिलियंस ऑफ ईयर एगो. लगभग 200 ईयर, 190 मिलियन ईयर एगो जो है इवोल्व हुआ है. ज़्यादातर रिलेटिव्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. एक्सटिंक्ट का मतलब विलुप्त, अब नहीं है, सब की डेथ हो चुकी है, कोई मेंबर सरवाइव नहीं कर रहा है, और लिमुलस ही उन मेंबर्स में से जिंदा है. इसलिए हम लिमुलस को क्या कह रहे हैं? लिविंग फॉसिल. Now next slide is showing examples of the arthropods which are acting as vector of the disease. Vector का मतलब होता है लेकर जाने वाला. सबसे कॉमन एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे. मलेरिया. मलेरिया इज ए टाइप ऑफ फीवर. मलेरियल फीवर इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम वाइवेक्स. डिफरेंट स्पीसीज हैं प्लाज्मोडियम की जो मलेरिया करती हैं. सो मलेरिया डिजीज किसकी वजह से होती है? एक प्रोटोजोआ जिसका नाम है प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम को हमारी बॉडी में कौन लेकर आएगा? फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो. जब फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो हमारा ब्लड सक करती है, तो हमारे ब्लड में क्या इंजेक्ट करेगी? प्लाज्मोडियम. एक्चुअली मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड्स में प्लाज्मोडियम स्टोर है. जैसे ही मॉस्किटो हमारे ब्लड को इंजेक्ट स्पायर्स करेगा, हमारे स्किन को पायर्स करेगा, थोड़ा सा सलाइवा हमारे ब्लड में रिलीज करेगा. ये हमने पीछे लीच में भी हमने बात की थी कि जो सेंग्वीवोरस हैं, सेंग्वीवोरस मतलब ब्लड फीडर, लीच भी जब हमारी बॉडी को पायर्स करती है, ब्लड वेसल से ब्लड सक करती है, तो अपना सलाइवा रिलीज करती है. इसी तरह जब फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो हमारी बॉडी को पायर्स करेगा, तो अपने सलाइवा से क्या रिलीज कर, थोड़ा सा सलाइवा रिलीज करता है, बिकॉज उसके सलाइवा में क्या प्रेजेंट है? एंटी कोएगुलेंट, जो हमारे ब्लड वेसल्स को क्लोट नहीं होने देंगे. सो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो जब ह्यूमन बीइंग को पायर्स करती है, सलाइवा इंजेक्ट करेगी, और यहीं से गड़बड़ शुरू हो रही है. उसके सलाइवा में पहले से क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मोडियम. तो वो प्लाज्मोडियम मॉस्किटो पायर्सिंग के थ्रू कहाँ आ जाता है? हमारी बॉडी में, और हमें कौन सी डिजीज हो जाती है? मलेरिया. सो कॉजल ऑर्गेनिज्म एंड वेक्टर आर डिफरेंट. कॉजल ऑर्गेनिज्म वो जिसकी वजह से डिजीज होती है. वेक्टर जो डिजीज को हमारी बॉडी में, जो कॉजल ऑर्गेनिज्म को हमारी बॉडी में लेकर आएगा, जिसकी वजह से डिजीज हो रही है, दैट इज पैथोजन. जैसे प्लाज्मोडियम यहाँ पर पैथोजन है विच कॉज द डिजीज मलेरिया, लेकिन एनोफ्लीज यहाँ पर वेक्टर है जिसकी वजह से प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में आया. तो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को किसी पर्सन की बॉडी में, होस्ट की बॉडी में इंट्रोड्यूस कराना किसका काम रहेगा? वेक्टर्स का. बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स वेक्टर्स का काम करते हैं और पर्टिकुलर डिजीज को ट्रांसफर करते हैं. जैसे one example we have discussed. Coming on to next example, second example is of filariasis और elephantiasis. कुछ याद आया? Elephantiasis disease is caused by Wuchereria bancrofti. कौन से फाइलम का मेंबर है?
एस्कहेलमिंथिस, वुचिरेरिया बैनक्रॉफ्टाई। एक स्टूडेंट ने कमेंट सेक्शन में लिखा मैम एग्जाम्पल याद नहीं हो रहे हैं। इनका एक ही तरीका है, बार बार रिवाइज करते रहेंगे। रोजाना आप एक फाइलम को लेकर चलें कि आज मुझे इस फाइलम के मेंबर्स को लर्न करना है। बार बार आप उन्हें रिपीट करते रहें। आप चाहें तो एक छोटी सी जो है छोटे से पीस ऑफ पेपर पर आप उन्हें लिख सकते हैं और अपनी जो सिटिंग टेबल है उसके सामने उनको पेस्ट कर सकते हैं, या अपनी पॉकेट में लेकर उन्हें घूम भी सकते हैं कि चलो आज हम आपको याद करते हैं। सो याद हो जाएगा। एलिफेंटिएसिस डिजीज विच इज कॉज्ड बाय वुचिरेरिया बैनक्रॉफ्टाई। अब इस वुचिरेरिया को ह्यूमन बीइंग की बॉडी में कौन लेकर आएगा? क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो ध्यान रखो अपने आसपास कितने मॉस्किटोज हैं, तो यू हैव टू टेक केयर दैट एनवायरनमेंट शुड बी हाइजेनिक, क्लीन, और मॉस्किटो घर में नहीं आने चाहिए। यू हैव टू टेक very important steps how to control the mosquito. I think you know very well. So filariasis और elephantiasis disease का वेक्टर कौन है? क्यूलेक्स। डेंगू, चिकनगुन्या। डेंगू एंड चिकनगुन्या बोथ आर वायरल डिजीज। डेंगू इज कोज्ड बाय डेंगू वायरस, चिकनगुन्या इज कोज्ड बाय चिकनगुन्या वायरस। और इन दोनों डिजीज का वेक्टर कौन है? एडीज। एडीज मॉस्किटो एक्ट एज वेक्टर ऑफ द डिजीज डेंगू एंड चिकनगुन्या। आगे दो एग्जाम्पल पढ़ने से पहले इन तीन में कॉमन क्या है? ऑल द फोर डिजीज आर कोज्ड बाय डिफरेंट माइक्रोब्स। ये प्रोटोजोआ से है, ये एस्कहेलमिंथ से है, और ये वायरस से है। कोजल ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू डिफरेंट कैटेगरी, लेकिन वेक्टर तीनों का एक ही कैटेगरी का है। क्या? इंसेक्ट्स हैं और मॉस्किटोज हैं। कॉमन अगर हम कहें, ऑल द फोर डिजीज आर ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो। कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको हर वर्ड को इक्वली अंडरस्टैंड करना है, जल्दी नहीं करना कि ये पूछा है तो जैसे आप मॉस्किटो बोर्न डिजीज पूछा तो आपको तो सिर्फ एनोफ्लीज ही ध्यान आ रहा, आपने मलेरिया टिक कर दिया। नो, मलेरिया, एलिफेंटिएसिस, डेंगू, चिकनगुन्या, सभी डिजीजेज में वेक्टर कौन है? मॉस्किटो। अगर नाम से क्वेश्चन आता है तो आप इनके, जैसे एनोफ्लीज है तो मलेरिया के लिए जाएंगे, और फिलेरियसिस है तो क्यूलेक्स है, डेंगू चिकनगुन्या है तो एडीज है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ये जो डिजीज है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, आपने 10th क्लास में पढ़ी है, 9th में पढ़ी है, आई होप सो 9th में है डिजीज का चैप्टर। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस। ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस कौन सी डिजीज कॉज करता है? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। और डिजीज का वेक्टर कौन है? से फ्लाई। इस टी से याद रखेंगे, टी फॉर ट्रिपनोसोमा, टी फॉर से फ्लाई। सो ट्रिपनोसोमा का वेक्टर कौन है? से फ्लाई और ग्लोसिना पैल्पेलिस। सो ग्लोसिना पैल्पेलिस इज वेक्टर ऑफ डिजीज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। वन मोर डिजीज, काला आजार और डमडम फीवर इज कोज्ड बाय अगेन प्रोटोजोआ डिजीज है ये, तो ध्यान रहे ये मलेरिया इज ऑल्सो कोज्ड बाय प्रोटोजोआ, ट्रिपनोसोमा इज कोज्ड बाय प्रोटोजोआ, काला आजार इज ऑल्सो कोज्ड बाय प्रोटोजोआ। This is by Plasmodium, this is by Trypanosoma, and this is by Leishmania. Leishmania cause the disease काला आजार। आजार हम कहते हैं फीवर को। सो इसके लिए जो वेक्टर है दैट इज फिलोबोटोमस और सैंड फ्लाई। फिलोबोटोमस और सैंड फ्लाई किसका कॉज वेक्टर है? काला, लिशमानिया का वेक्टर है, और लिशमानिया कौन सी डिजीज कॉज करेगा? काला आजार। तो 100 डिफरेंट टाइप ऑफ जो आर्थ्रोपोड्स हैं दे एक्ट एज वेक्टर ऑफ द डिजीज। कुछ एग्जांपल हमने यहाँ पर डिस्कस करे हैं। नाउ अनदर कैटेगरी ऑफ इंसेक्ट्स आर इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट्स, मीन्स वो इंसेक्ट्स जो एज ए ई कॉमर्स हम उनको यूज़ कर सकते हैं और जिनसे हमें इनकम मिलेगी। प्रोफेशंस हैं, जैसे अगर सिल्क मोथ को आप रेयर करते हैं, या हनी बी की आप एपीकल्चर करते हैं, या लैक कल्चर की लैक फार्मिंग करते हैं, तो ये वो इंसेक्ट्स हैं जो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल है, मीन्स जिनसे हमें मनी मिलेगा एंड दे आर सोर्स ऑफ इनकम। इसमें हम 3 इंसेक्ट्स बेसिकली पढ़ेंगे। फर्स्ट इज सिल्क मोथ, second is lac insect, and third one is honey bee. सिल्क मोथ, रेयरिंग का मतलब होता है पालना। सिल्क मोथ के रेयरिंग को हम कहेंगे सेरीकल्चर। ऐसा एरिया जहाँ पर हम सिल्क वोम को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस करेंगे ताकि हम क्या डेवलप कर सकें? सिल्क। क्या कहलाएगा? सेरीकल्चर।
डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क मोथ है, जैसे बॉम्बेक्स मोराई मोस्ट कॉमन है अगर हम इंडिया में देखें तो। बॉम्बेक्स मोराई इज मलबरी सिल्क वर्म, मतलब ये जो सिल्क वर्म है कौन से प्लांट पर ग्रो करेंगे, मलबरी पर। बॉम्बेक्स मोराई इज मलबरी सिल्क वर्म। एंथीरिया माइलिटा इज ट्रॉपिकल टसर सिल्क वर्म, डिफरेंट स्पीसीज है। एंथीरिया प्रोयली टेम्परेट टसर सिल्क वर्म। एंथीरिया पाफा साल ऑग फिग ट्रीज के ऊपर ग्रो करेगा। एक और तरीका है जीनस को लिखने का, जैसे अगर कोई जीनस बार बार रिपीट हो रही है तो यहाँ पर हम उसको जस्ट फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है कैपिटल लिखकर ही वहाँ से, जैसे हमने जस्ट यहाँ ए लिखा है, एंथीरिया पाफा। सो बॉम्बेक्स मोराई मलबरी सिल्कवर्म, एंथीरिया माइलिटा ट्रॉपिकल टसर सिल्कवर्म, एंथीरिया प्रोयली टेम्परेट टसर सिल्कवर्म, एंथीरिया पाफा साल ऑक फिग ट्रीज पर ग्रो करेगा, एंथीरिया आसामियंसिस ऑन मैक्युलस प्लांट्स। सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ silk moth found growing on different plants. Now coming to life history of moth is completed in 4 stages: egg, larva, pupa, adult. egg, larva, pupa, adult. जो moth है that will lay egg on the plant in which it is surviving. जैसे अगर हम बॉम्बेक्स मोराई की बात करें तो कौन से प्लांट पर एग लेइंग होगा, मलबरी पर। नाउ उसके बाद धीरे धीरे जो लार्वा जो एग है वो किस में डेवलप हो जाएगा, कैटरपिलर लार्वा में। बटरफ्लाई और मोथ के लार्वा को हम क्या कहेंगे, कैटरपिलर। सो कैटरपिलर, और ये जो कैटरपिलर है स्लोली एंड स्लोली किस में डेवलप होगा, प्यूपा में। और प्यूपा स्टेज की खास बात है कि प्यूपा अपने चारों तरफ एक कवरिंग बनाएगा, सिल्क थ्रेड की कवरिंग, जिसको हम क्या कहेंगे, कोकून। ये जो नीचे आपको वाइट बॉल्स दिखाई दे रही हैं, दीज आर एक्चुअली कोकून। और अगर इस कोकून को कट करके देखें तो यू विल फाइंड स्ट्रक्चर लाइक दिस। अंदर जो ये वाइट और ऊपर रेड कलर का दिखाई दे रहा है, दिस इज एक्चुअली प्यूपा। लार्वा किस में डेवलप हुआ, प्यूपा में। और प्यूपा ने प्रोटेक्शन के लिए अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस किया है, कोकून। ध्यान रहे, अगर हमें सिल्क चाहिए तो हम इन प्यूपल स्टेज को क्या करेंगे, किल, और यहाँ से हम इस कोकून से क्या निकालेंगे, थ्रेड्स। अदरवाइज नेचुरल लाइफ साइकिल है तो क्या होगा, कोकून धीरे धीरे, जो कोकून के अंदर जो प्यूपा है वो धीरे धीरे डेवलप होगा, मेटामॉर्फोसिस होगा और क्या बन जाएगा, अडल्ट मोथ। तो इस कोकून को रप्चर करके ये मोथ क्या आ जाती है, बाहर। मोथ के केस में बहुत खास बात क्या है कि ये खाना नहीं खाती है, और एग लेइंग करने के बाद, मेटिंग एंड आफ्टर एग लेइंग 2-3 दिन के अंदर इसकी क्या हो जाती है, डेथ। सो दिस इज द लाइफ साइकिल। तो याद रखना, लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस है, एग, कैटरपिलर, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट। इस प्रोसेस को लार्वा का अडल्ट में चेंज होना, लार्वा का अडल्ट में चेंज होना क्या कहलाएगा, मेटामॉर्फोसिस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू अडल्ट इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। और जहां पर लार्वा अडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट हो, या हम कैटरपिलर को देखकर नहीं बता सकते कि ये कैटरपिलर इस मोथ में चेंज होगा। लार्वा एंड अडल्ट आर टोटली डिफरेंट, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट। तो इस तरह की मेटामॉर्फोसिस को हम कहेंगे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। और इंसेक्ट्स को कहेंगे होलो मेटाबोलस इंसेक्ट। होलो मतलब HOLO, होलो मतलब कंप्लीट, होलो मेटाबोलस इंसेक्ट। जैसे कैसे समझेंगे इस पॉइंट को, अगर आपने कभी कॉकरोच देखा हो, टाइनी कॉकरोच बड़े अडल्ट कॉकरोच के जैसे ही होते हैं, उनमें बाहर से एक ही डिफरेंस होता है, विंग्स नहीं होती हैं। अडल्ट कॉकरोच इज हैविंग विंग्स, लार्वा जो निम्फ है उसका उसमें क्या नहीं होती है, विंग्स नहीं होती है। तो वहाँ पर लार्वा को देखकर, जो इंटरमीडिएट स्टेज है उसको देखकर हम ये बता सकते हैं कि ये कॉकरोच है। जबकि यहाँ कैटरपिलर बिल्कुल डिफरेंट है, मल्टी सेगमेंटेड है, बहुत सारी लेग्स हैं। कई बार आपने घर में कोई सब्जी के साथ भी बाई चांस ये आ जाते हैं, अगर आपने देखा हो तो वाइट कलर के, क्रीम कलर के होते हैं। सो कैटरपिलर अडल्ट से टोटली डिफरेंट है। इस तरह की मेटामॉर्फोसिस को कहेंगे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। इंसेक्ट्स को कहेंगे होलो मेटाबोलस इंसेक्ट्स। सो दैट्स ऑल अबाउट सिल्क मोथ। मूविंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज लैक इंसेक्ट। लैक इंसेक्ट को हम कहेंगे लेसिफर। और लैक इंसेक्ट का मतलब वो इंसेक्ट जो लाख प्रोड्यूस करता है। लाख मतलब
ये जैसे जिनसे बैंगल्स बनती हैं और ये जो सीलिंग के लिए भी हम उसको यूज करते हैं, थोड़ा सा हीट करेंगे तो वो मेल्ट हो जाता है, फिर उसको जहाँ पर भी हम लगाना चाहें वहाँ लगा सकते हैं। एज ए स्टूडेंट आपने देखा होगा जब क्वेश्चन पेपर आते हैं तो बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर तो वो सील होते हैं और फिर उन सील्स को हम निकालते हैं। आपके जो क्वेश्चन जो आपकी आंसर शीट्स होती हैं उनको भी बाकायदा काउंट करके रोल नंबर के साथ उनका टोटल नंबर लिख कर फिर उनको बैग में पैक किया जाता है और फिर उनके ऊपर लाख की सील लगाई जाती है। तो ये यूज हैं लैक के। लाख, तो लाख जो है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय लैक इंसेक्ट। तो ध्यान रहे लैक जो है वो एक एनिमल प्रोडक्ट है और लैक के अंदर सबसे ज़्यादा रेजिन प्रेजेंट होता है। रेजिन वो केमिकल कंपाउंड्स हैं जो मेनली आपको प्लांट ओरिजिन से मिलेंगे। एनिमल से मिलने वाला अकेला एक रेजिनस कंपाउंड है कौन? लैक। लैक में सबसे ज़्यादा क्या होता है? रेजिन। अब ये लैक है क्या? दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर क्या होता है कि जब एग से क्या बनेगा? लार्वा बनेगा। लार्वा का जो माउथ पार्ट्स हैं वो पायर्सिंग माउथ पार्ट्स हैं। एक्चुअली दीज इंसेक्ट्स यंग स्टेज में सॉफ्ट लीव्स पे या जो स्टेम है उनके ऊपर फीड करेंगे। जैसे ही एग डेवलप हुआ लार्वा में, लार्वा विद द हेल्प ऑफ माउथ पार्ट्स ब्रांच को पायर्स करेगा और सीधा फ्लोएम से कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा। फ्लोएम जाइलम जैसे पढ़ा हो। फ्लोएम में क्या प्रेजेंट होता है? सुक्रोज, वाटर, यानी कि फूड का जो मूवमेंट होगा वो किसके थ्रू होता है? फ्लोएम के थ्रू। तो ये लार्वा अपने माउथ पार्ट्स के थ्रू किसको पायर्स कर देता है? स्टेम को, और डायरेक्टली किससे कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा? फ्लोएम से। अब फ्लोएम से एस्टेब्लिश करने के बाद ये वहाँ से लगातार फूड लेता रहता है और परमानेंट रहेगा ये कनेक्शन, वहीं पर रहेगा उसी जगह। अब दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हो रही है? अब लार्वा अपने अराउंड एक कोटिंग सिक्रीट करेगा। अब लार्वा अपने अराउंड क्या सिक्रीट करेगा? एक कोटिंग जो उसकी पूरी बॉडी को कोट करेगी। स्पेशली एब्डोमन में स्किन के अंदर कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो ये मटेरियल सिक्रीट करती हैं। शुरू के केस में ये शाइनी दिखाई देगा, लेकिन जैसे जैसे एयर के कांटेक्ट में होगा ये हार्ड होता चला जाएगा। इट मीन्स इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द लार्वा। अब बहुत सारे इंसेक्ट्स, इनमें रेट ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे कैटरपिलर, बहुत सारे जो लार्वा हैं एक पर्टिकुलर जगह पर ही पायर्स करेंगे। तो धीरे धीरे जो सबकी जो आउटर कवरिंग है, हार्ड कवरिंग है लैक की, वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होती चली जाएगी एंड दे विल कंबाइन टुगेदर, और वो अब आपको क्लियरली विजिबल होगा। सो दिस इज लैक इंसेक्ट विच इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग लैक। तो लैक कल्चर हम किस लिए करेंगे? फॉर प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ लैक। नाउ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स की कैटेगरी में थर्ड एग्जांपल है एपिस। एपिस इंडिका। डिफरेंट स्पीसीज आर देयर। एपिस इंडिका, एपिस डॉर्सेटा, एपिस फ्लोरी। रेयरिंग ऑफ हनी बी को हम क्या कहेंगे? एपीकल्चर। रेयरिंग ऑफ हनी बी को हम क्या कहेंगे? एपीकल्चर। अब सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हनी बी की कॉलोनी में कौन कौन है। एक्चुअली हनी बी एक सोशल इंसेक्ट्स है। क्या है? सोशल इंसेक्ट्स। सोशल इंसेक्ट्स मतलब जो मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। कॉलोनियल इंसेक्ट है हनी बी। इज ए कॉलोनियल सोशल इंसेक्ट्स। एक कॉलोनी में तीन तरह के जो है आपको तीन तरह की हनी बी मिलेंगी। सबसे बड़े साइज की, जिसमें विंग्स बहुत छोटी हैं और लेग्स भी छोटी हैं, वो होगी क्वीन। एक कॉलोनी में एक ही क्वीन होगी। देयर इज ओनली वन क्वीन इन ईच हनी बी कॉलोनी। क्वीन जैसा कि नाम है रानी। रानी मतलब कोई काम नहीं करना, फुल ऑफ रॉयल लाइफ है इसकी। ये सिर्फ एक ही काम करेगी, टू ले लार्ज एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एग। क्वीन का एक ही काम है ज़्यादा से ज़्यादा एग लेइंग करना। लेकिन ध्यान रहे
जैसे ही वर्कर्स को लगेगा, बिकॉज कमांड यहाँ पर वर्कर्स के हाथ में, जैसे ही वर्कर्स को लगेगा कि जितने हमारे मेंबर बढ़ते जाएंगे उतने नहीं बढ़ रहे हैं और अब क्वीन हमारी एज्ड हो गई है और उस तरीके से पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है, तो वो सोचते हैं कि अब इस क्वीन की जगह नई क्वीन आ जानी चाहिए। सो हनी बी की कॉलोनी में नंबर 1 टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, नंबर 1 टाइप ऑफ जो मेंबर हैं वो कौन है? क्वीन। सिंगल क्वीन इन ईच हनी बी कॉम, एक हनी बी कॉम में एक ही क्वीन होती और क्वीन का एक ही काम है टू ले एग्स। मॉर्फोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे बड़े साइज की है, विंग्स और लेग्स हाईली रिड्यूस्ड हैं। इसके बाद आते हैं ड्रोन। ड्रोन हम कह रहे हैं मेल हनी बी को। देखो क्वीन का काम है एग ले करना, तो ये फर्टाइल क्वीन है। फर्टाइल मतलब विच इज एबल टू रिप्रोड्यूस। सो क्वीन इज, एक हनी बी कॉलोनी में एक क्वीन कोई काम नहीं करेगी एक काम को छोड़कर, मतलब बाहर नहीं जाएगी नेक्टर सक करने के लिए, पोलन सक करने के लिए। इट परफॉर्म ओनली वन फंक्शन, दैट इज एग लेइंग। लिम्स और विंग्स का जो साइज है दैट इज हाईली रिड्यूस्ड एंड इट इज लार्जेस्ट इन साइज। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट मेंबर, फर्टाइल मेल को हम क्या कहेंगे? ड्रोन्स। ड्रोन्स आर मेल मेंबर ऑफ हनी बी कॉलोनी। नंबर क्वीन से ज़्यादा है, वर्कर्स से बहुत कम है, कुछ ही होते हैं ड्रोन्स। और ड्रोन्स का काम है टू फर्टिलाइज एग, टू कैरी आउट प्रोसेस ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। हनी बी के केस में क्या है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। सो दे आर इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजिंग द एग। मूविंग ऑन टू वर्कर, जैसा कि नाम से है जितना भी काम है कॉलोनी की क्लीनिंग भी होती है यहाँ पर। नए हाउस की कंस्ट्रक्शन, क्योंकि धीरे धीरे उनके हाउस के जो चैम्बर्स हैं, नए हाउस नहीं, हाउस के जो चैम्बर्स हैं उनका नंबर बढ़ता चला जाएगा। एक्चुअली जो बी हाउस है वो किसका बना होता है? वैक्स का बना होता है। तो वर्कर्स के पास वैक्स सिक्रीटिंग ग्लैंड्स हैं। वर्कर्स आर हैविंग वैक्स सिक्रीटिंग ग्लैंड्स और इनका काम क्या होगा? टू बिल्ड न्यू चैम्बर इन हनी कॉम्ब। ना वर्कर्स का जो साइज है वो सबसे छोटा है। वर्कर्स आर स्मॉलेस्ट इन साइज और इनमें वैक्स सिक्रीटिंग ग्लैंड है ऑन 4th एब्डोमिनल सेगमेंट ऑन वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड में एब्डोमन के 4th सेगमेंट में क्या प्रेजेंट है? वैक्स ग्लैंड, जो क्या सिक्रीट करेंगी? वैक्स। और वैक्स का काम क्या रहेगा? टू बिल्ड मैनी मोर चैम्बर्स इन हनी बी कॉम्ब। इसके बाद इनमें विंग का जो साइज है वो बहुत बड़ा है और बॉडी का जो साइज है सबसे छोटी हैं ये तीनों में से। उसके बाद इनकी थोरेसिक लेग्स पे पोलन कलेक्टिंग बास्केट्स हैं। देखो वेरी इंटरेस्टिंग, पोलन कलेक्टिंग बास्केट्स आर प्रेजेंट ऑन लेग। यानी कि वर्कर्स का काम क्या होगा? कॉलोनी को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द एनिमी। कुछ मेंबर्स अगर आपने ध्यान किया हो वहीं आसपास ही घूमते रहते हैं, जस्ट टू प्रोटेक्ट कॉलोनी फ्रॉम एनिमी। दूसरा, दे विल विजिट द फ्लावर, दे विल विजिट नियर बाय एरिया एंड विल कलेक्ट पोलन एंड नेक्टर। साथ में उन जो भी आगे हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, तो जो भी नए लार्वा बनेंगे उनकी फीडिंग कराना भी किसका काम है? वर्कर्स का। राइट? सो आई होप दिस इज क्लियर। In a honeybee colony, 3 type of members are there. Largest one is queen, smallest is worker. Drone का size queen से छोटा और worker से बड़ा. This is fertile female which is able to reproduce. This is male, fertile male जो sperm produce करेगा. Workers are female. All workers are female. और कैसी female हैं? Sterile. Sterile का मतलब होता है they are not able to reproduce. They are not able to reproduce. So honeybee colony is a female dominating colony. इसमें फीमेल मेंबर ज़्यादा हैं और मेल का नंबर बहुत ही कम है। Now coming to reproduction in case of honeybee, अगर हम honeybee में देखें तो क्वीन का जो फंक्शन होगा टू प्रोड्यूस एग, और जो हमारी क्वीन है वो है डिप्लॉयड। Now diploid means 2 set of chromosome. हम में टोटल 46 क्रोमोसोम हैं and these 46 chromosome are present in 2 set.
एक सेट हमें अपने मदर से मिला है, दूसरा सेट हमें अपने फादर से मिला है। गैमीट्स जो हैं वो एन होते हैं, चाहे वो ओवा हो चाहे वो स्पर्म हो, हमेशा क्या रहेंगे, एन। एन मतलब 1n। एन मीन्स सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। स्पर्म और ओवा, ह्यूमन बीइंग के केस में देखें तो कितने क्रोमोसोम होंगे, 23। हम में 46, स्पर्म एंड ओवा में 23, फर्टिलाइजेशन के बाद फिर कितने, 46। सो हनी बी 2n है। हनी बी में कितने क्रोमोसोम हैं, 32। अगर हम नंबर देखें तो हनी बी डिप्लॉयड है, क्वीन हनी बी की बात हो रही है यहाँ पर। क्वीन हनी बी इज डिप्लॉयड 2n, और इसमें क्या बनेंगे, ओवा। ओवा मतलब एग, फीमेल गैमिट, उनमें क्रोमोसोम का नंबर क्या रहेगा, n। यहाँ पर प्रोसेस होगा मियोसिस। कौन सा प्रोसेस होगा, मियोसिस। ध्यान रहे मेल जो हैं वो क्या हैं, मेल हैप्लॉयड है, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, और गैमिट भी कैसा है, स्पर्म भी कैसा है, हैप्लॉयड। इसका मतलब यहाँ कौन सा प्रोसेस होगा, माइटोसिस। सो इन केस ऑफ हनी बी, मेल गैमिट आर प्रोड्यूस्ड बाय प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, जबकि जो फीमेल गैमिट है वो कौन से प्रोसेस से बनेगा, फीमेल गैमिट है कौन से प्रोसेस से बनेगा, मियोसिस। इन केस ऑफ मियोसिस क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ। ये भी एक चैप्टर है, सेपरेट चैप्टर है डिवीजन का, सेल डिवीजन, जहाँ पे हम माइटोसिस मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे। माइटोसिस हमने पहले भी यूज किया है तो इतना याद हो जाना चाहिए। माइटोसिस वो सेल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, ड्रॉन भी n है, स्पर्म भी n है। सो क्रोमोसोम नंबर सेम, माइटोसिस। मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ, क्वीन 2n है, ओवा कैसे हैं, n। सो इन केस ऑफ हनी बी, फीमेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस एंड मेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस। अब क्या होगा, अगर ये एग है ओवा, अगर ये एग बिना फर्टिलाइजेशन के सीधा ही डेवलप हो जाए तो जो प्रोजेनी बनेगी वो भी कैसी होगी, एन, और ये कौन होंगे, ड्रोन्स। तो बिना फर्टिलाइजेशन के क्या डेवलप होना, ड्रोन्स। प्रोसेस क्या कहलाएगा, पार्थिनोजेनेसिस। प्रोसेस क्या कहलाएगा, पार्थिनोजेनेसिस। जैसे इस ओवा से सीधा क्या बनना, ड्रोन। ये प्रोसेस क्या कहला रहा है, पार्थिनोजेनेसिस। सो एग आर हैप्लॉयड, और अगर एग में फर्टिलाइजेशन नहीं है और वो डायरेक्टली एग किस में डेवलप हो जाता है, ड्रोन में, तो उस केस में एग भी एन है और ड्रोन भी कैसा होगा, एन। इस प्रोसेस को हम कहेंगे पार्थिनोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। सो इम्पॉर्टेंट है, ड्रोन्स इन केस ऑफ हनी बी आर प्रोड्यूस्ड बाय पार्थिनोजेनेसिस। दिस इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज एक ही पेरेंट का रोल है। तो देखो 3 इंपॉर्टेंट, बाकी तो इंपॉर्टेंट है ही सब, हमने यहाँ पर 3 क्या पढ़े हैं, मेल गैमिट इन हनी बी आर प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस, फीमेल गैमिट और एग इन हनी बी आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस। अगर एग बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो तो क्या बनेगा, ड्रोन। प्रोसेस को कहेंगे पार्थिनोजेनेसिस। अब अगर एग फर्टिलाइज हो जाते हैं तो ये क्या बन गया, जायगोट 2n। नाउ इट विल डेवलप इनटू लार्वा। अब लार्वा को वर्कर खिलाएंगी क्या, वो डिसाइड करेगा कि वो क्वीन बनेगी या वर्कर्स। वेरी इंटरेस्टिंग। जितना भी 2n नंबर है, जो भी एग फर्टिलाइज्ड होंगे, सब किस में डेवलप होंगे, फीमेल में। अब वो फीमेल क्वीन होगी या वर्कर। क्वीन और वर्कर में मेनली मॉर्फोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से तो डिफरेंस है ही। जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, ये स्टेराइल है और ये क्या है, सॉरी, क्वीन फर्टाइल है और वर्कर्स क्या हैं, स्टेराइल। अब इस लार्वा को अगर रॉयल जेली पर फीड कराते हैं, इफ लार्वा इज फेड ऑन रॉयल जेली, it will develop into queen. What is royal jelly? It is a secretion from worker. जो वर्कर फीडिंग में इन्वॉल्व है वो वर्कर्स एक सिक्रीशन को रीगर्जिटेट करेंगे। रीगर्जिटेट का मतलब एलिमेंट्री कैनाल से बाहर निकालना। और किसे फीड कराएंगे, लार्वा को। इनकी एब्डोमिनल ग्लैंड्स होती हैं, एब्डोमिनल रीजन में कुछ ग्लैंड्स हैं, दीज ग्लैंड्स विल सिक्रीट रॉयल जेली। तो अगर
लार्वा को क्या मिलता है खाने के लिए? रॉयल जेली, दे विल डेवलप इनटू क्वीन। लेकिन अगर उन्हें खाने के लिए रॉयल जेली नहीं मिलती है और क्या मिलता है? बी ब्रेड। बी ब्रेड हम किसे कह रहे हैं? पोलन प्लस थोड़ा सा हनी। अगर उनको पोलन प्लस हनी खाने को मिलता है दे विल डेवलप इनटू वर्कर्स, और अगर हम उनको रॉयल जेली पे फीड कराएं दे विल डेवलप इनटू क्वीन। सो हनी बी कॉलोनी इज ए फीमेल डोमिनेटिंग कॉलोनी। और एपीकल्चर हम किस लिए करते हैं? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले? हनी मिले। हनी इज़ ऑफ न्यूट्रिशियस वैल्यू, और बहुत सारी जो अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन है उनमें यूज़ होता है। और साथ में हनी बी के साथ, हनी बी में हनी के साथ साथ हमें क्या मिलेगा? वैक्स, जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। इसके अलावा जहाँ पर भी एपीकल्चर हम करेंगे उस एरिया में जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जो हनी बी हैं नेक्टर और पोलन को कलेक्ट करने के लिए प्लांट टू प्लांट विजिट करेंगी, और इस प्रोसेस में कौन सा प्रोसेस होगा? पोलिनेशन। पोलिनेशन का मतलब होता है, थोड़ा बहुत आई थिंक आपने पढ़ा होगा, पोलन का ट्रांसफर फ्रॉम मेल फ्लावर टू फीमेल फ्लावर। एंथर से स्टिग्मा पर पोलन का ट्रांसफर। और पोलिनेशन किसके लिए ज़रूरी है? फर्टिलाइजेशन के लिए। प्लांट में फर्टिलाइजेशन के लिए पोलिनेशन इज मस्ट। तो उससे क्या होगा कि ये पोलिनेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। पोलिनेशन ज़्यादा होगा, फर्टिलाइजेशन ज़्यादा होगा, सीड फॉर्मेशन ज़्यादा होगी। सो दे विल इंक्रीज ईल्ड ऑल्सो। सो एपीकल्चर में आपको हनी भी मिलेगा, वैक्स भी मिलेगा, साथ साथ जहाँ पर आपने एपीकल्चर सेट किया है उसके आसपास जो फ्रूट्स हैं या जो आपकी क्रॉप प्लांट्स है उनकी ईल्ड क्या होगी? ज़्यादा। Now in this slide we will talk about Palimon. Palimon means prawn. Prawn, India is major producer of prawn, and prawn is eaten as food, and it provides source of income to large number of people. प्रॉन के अंदर अगर हम देखें सो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू रीजन, सिफेलोथोरेक्स एंड एब्डोमेन. सी दिस इज सिफेलोथोरेक्स, means head and thorax are fused together to form cephalothorax. This is covered by hard chitinous exoskeleton. इस प्लेट को हम कहेंगे carapace. And this head is having antenna and compound eyes are there. इसके अलावा देखो दो पेयर हैं एंटीना के, शॉर्ट एंटीना and long antenna. Two pair of antenna are there, compound eye are there, and abdomen is divided into 6 segment, और 6 segment में से हर segment पे paired appendages हैं, जिसमें first 5 segment में जो part है उनको हम कहेंगे pleopod. These are actually leg which help in swimming. So prawn is having 10 legs, 5 pair of legs, और इसमें 5 पेयर ऑफ लेग्स हैं, इसीलिए हम इसको कहेंगे, इसीलिए हम इसके ऑर्डर का जो नाम है वो हमने क्या रखा है? डेकापोडा. डेका मतलब 10. सो प्रॉन इज बिलोंगिंग टू ऑर्डर डेकापोडा. आपको याद है प्रॉन कौन सी क्लास में है? प्रॉन बिलोंग टू क्लास क्रस्टेशिया, जिसमें एक्सक्रीशन के लिए एंटीनल और ग्रीन ग्लैंड्स हैं, और रेस्पायरेशन के लिए क्या प्रेजेंट है? गिल्स. लास्ट जो एब्डोमिनल सेगमेंट है दैट इज मॉडिफाइड इनटू टेल्सन. ध्यान रहे टेल्सन इज नॉट पॉइजनस. अगर हम स्कॉर्पियन में देखें तो स्कॉर्पियन में लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट इज मॉडिफाइड इनटू पॉइजन क्लो, और यहाँ पर लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट इज मॉडिफाइड इनटू टेल्सन, बट दिस टेल्सन इज नॉट पॉइजनस. सो दैट्स all about members of phylum Arthropoda. In next video we will come with one more phyla. Till then keep watching. Have a good day.